नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, तमाम खास मेहमानों के साथ। नजर आज के एजेंडे पर। अरुणाचल में नवाम तुकी सरकार को बर्खास्त करने को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक दिया करार, बहाल होगी नवाम तुकी सरकार। और यूपी में कांग्रेस की कमान मिलने के बाद राज बब्बर ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। बड़ा सवाल, 12 रुपए में पेट भर खाना मिलने का बयान देने वाले बब्बर क्या लौटा पाएंगे यूपी में कांग्रेस की ख्वाहिशां? चलिए, तो उत्तराखंड के बाद अरुणाचल में भी आपको बता दें कि केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति शासन वहां पर जो राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया गया था उसको असंवैधानिक करार दिया है और 15 दिसंबर से पहले की स्थिति यानी कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। क्या कुछ इसके मायने हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज उत्तराखंड से लेकर के तमाम जो कांग्रेस के ऑफिस है वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिला, तमाम तरह की टिप्पणियां भी आई। सुनते हैं क्या कुछ कहा गया कांग्रेस की तरफ से। संविधान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट को हम सैल्यूट करते हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह फैसला किया है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो हम अपने फैसले से ये तय करेंगे कि जिस सरकार, संवैधानिक सरकार, गिनी चुनी हुई सरकार का उल्लंघन हुआ है, को बर्खास्त किया है, उसी सरकार को हम वापस ले आएंगे। ये पहले इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आज तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो सुन लीजिए, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि दिसंबर 2015 की स्थिति को बहाल किया जाए। इसलिए भी उन निर्देशों का व्यापकता से अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन को वापस किया गया, क्षमा करेंगे। उसके पश्चात नई सरकार को शपथ दिलाई गई और नई सरकार ने विधानसभा की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने बहुमत को साबित कर दिया है। तो इन सारे आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश को अध्ययन करना पड़ेगा और उसके पश्चात हम एक सुविचारित टिप्पणी करेंगे। नेतृत्व का संकट है और इसलिए जनता ने कांग्रेस को पहले से ही छोड़ा है और अब हालात ऐसे हैं कि प्रदेशों में भी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ने का क्रम बनाया है। उसी क्रम में अरुणाचल के अंदर कांग्रेस के जो विधायक थे वो वहाँ सरकार से अलग हुए और इसलिए वहाँ एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ और जो कांग्रेस का एक बागी ग्रुप था उसने अपने समर्थन से अरुणाचल के अंदर सरकार बनाई और अपने सिर फुटबल के लिए, अपने अंदरूनी झगड़े के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण की एक रणनीति बनाई है। कांग्रेस पार्टी दबंगई से, दादागिरी से जिन राज्यों में उसके पास बहुमत नहीं है वहां सरकार चलाना चाहती है। उसमें अरुणाचल भी आता है, उसमें उत्तराखंड भी आता है और उसके लिए भाजपा पर दोषारोपण करना कांग्रेस की संस्कृति बन गई है। और अभी जो कोर्ट का फैसला आया है उस कोर्ट के फैसले को हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद हमारी अपनी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अरुणाचल में वर्तमान में जो सरकार चल रही है बहुमत उनके पास है। तो कई मामलों में आपको बता दें ये फैसला जो है अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार को अपदस्थ करके पुरानी सरकार को वापस लाने का फैसला सुनाया गया हो।
आपको बता दें कि फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फैसला संवैधानिक पीठ 5 जजों की बेंच, जो संवैधानिक बेंच होती है, उसके द्वारा दिया गया है। अपने फैसले में कहा गया कि 9 दिसंबर के बाद सभी फैसले रद्द कर दिए गए हैं और जो 16 से लेकर 17 दिसंबर को विधानसभा सत्र बुलाया गया था उसे भी असंवैधानिक करार दिया है और जो भी फैसले लिए गए हैं वो सब जो है नल एंड वाइड हो गए हैं, वो सारे फैसले रद्द कर दिए गए हैं। क्या कुछ इसके मायने राजनीतिक हैं, क्या कुछ संवैधानिक हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस से अनिल थॉमस जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। हमारे साथ रामसागर सिंह जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे देखा जाए इस फैसले को? अपने आप में बड़ा फैसला है, एक नजीर बनेगा ये फैसला, जिस तरीके से संवैधानिक पीठ ने ये फैसला दिया, और इसके राजनीतिक मायने आप क्या निकाल रहे हैं? कितना बड़ा झटका केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए? देखिए, इसका इमीडिएट जो फॉल आउट है वो जो भी कुछ अरुणाचल में होगा, जो सरकार थी 15 दिसंबर को उसको स्थापित करने वाली बात होगी, लेकिन केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक लंबे समय से तनातनी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह भी टिप्पणी की है कि जिस तरीके से केंद्र दखल दे रहा है, जिन चीजों में हस्तक्षेप कर रहा है, उसको लेकर भी कई बार उसको उसकी मर्यादा का ध्यान दिलाया है। और इस तरीके से ही जो पुराने मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर, वो भी कोर्ट को चैलेंज करते थे, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते थे। ऐसे में उत्तराखंड के एपिसोड ने जो भारतीय जनता पार्टी की फजीहत की कि पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की, फिर राष्ट्रपति पर टिप्पणी हुई, राज्यपाल पर टिप्पणी हुई और आखिर में वो पूरा का पूरा मामला फियास्को हुआ और भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त तमाम चीजों में एक्सपोज हुई। अरुणाचल के फैसले के बारे में बहुत नजीर दी जा रही थी जब उत्तराखंड का लड़ाई चल रही थी कि देखिए साहब वहां ऐसा हो गया, लेकिन आज अरुणाचल का फैसला उत्तराखंड के फैसले से भी ज्यादा बड़ा सरकार पे तमाचा है। और इसका दूसरा रूप यह है कि 18 तारीख को मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये दो ऐसे मामले हैं जो राजनीतिक नहीं हैं, जो जुडिशरी से जिसका फैसला आया है उस पे सरकार को घेरने, मोदी सरकार की मंशा, मोदी सरकार का जो फेडरलिज्म का नारा है उसको खोखला साबित करेंगे। और कांग्रेस के पास 2-3 ऐसे मुद्दे मिल गए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर, संसद के अंदर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इसका फॉल आउट यह होगा कि हम तमाम अच्छी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन देश में यह मैसेज जा रहा है कि आप सरकारों को तोड़ रहे हैं। कहीं आप एक जमाने कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया करते थे, लेकिन आपने 2 साल के अंदर जो 2 काम ऐसे किए हैं और छोटे छोटे राज्यों में किए, उससे लगता है कि आप लोकतंत्र विरोधी हैं, तानाशाही हैं। और ये तमाम बातें जो कही जा रही थी वो अब सच साबित हो जाएंगी पब्लिक के सामने। इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान होगा। राजनीतिक नुकसान होगा। उपेंद्र जी, आपकी टिप्पणी, कई सारी गलतियां भी गिनाई गई हैं कोर्ट की तरफ से। जिस तरीके से सत्र को पहले बुलाने की बात कही गई, इसको कहा गया कि ये आर्टिकल 163 का उल्लंघन है, तमाम उदाहरण दिए गए। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, एक जो लेमैन है उसको भी ये बात समझ में आ रही थी, जो भी हमें लगता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो एक छात्र होगा 10वीं लेवल का या 12वीं लेवल का जो छात्र होगा, उसको इतना पता होता है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा, कैबिनेट का पहले ये होता है, उसके बाद वो बुलाते हैं, या राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से बोलते हैं कि आपके इस पर बहुमत पर सवाल खड़ा हो रहा है, बहुमत साबित करने के लिए आप बुलाइए। ये राज्यपाल कहेंगे, फिर मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव भेजेंगे राज्यपाल को, फिर राज्यपाल है जो उसके करेंगे। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ विचित्र हुआ था कि कोई भी इस बात को नहीं पचा सकता था। कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि वो भी इसी डेमोक्रेसी के हिस्से हैं, उनको भी इसी संविधान से चलना है और उनके हित में भी यही है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसकी रक्षा की जाए। उसमें था कि संविधान सभा का सत्र बुला लिया गया था, वो राज्यपाल ने ही बुलाया होगा, उसके कैबिनेट के सुझाव पर बुलाया होगा। फिर एक विशेष तारीख को था कि इस दिन से विधानसभा का सत्र होना है। अब राज्यपाल अपने स्तर पर कैसे उसको प्रीपोन कर सकते हैं, यह एक ऐसी बात थी, इसको कोई भी नहीं कह सकता है कि ये सही है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी जो भी डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर जो सरकारें बना रही है, तो उनको कम से कम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका सम्मान करना चाहिए था। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ है। राज्यपाल ने पहले उसको प्रीपोन कर दिया। प्रीपोन करने के बाद क्या हुआ कि स्पीकर ने वो मानने से इनकार कर दिया। फिर वो एक होटल में हुआ,
फिर विधानसभा का जो यानी बहुत बड़े बड़े नाटक हुए, वो पूरे देश को जानना चाहिए कि क्या हुआ। जो विधानसभा भवन है वो था स्पीकर की कस्टडी में, तो विधानसभा स्पीकर ने कहा कि उसको हम मान्यता नहीं देते हैं और इसमें हो नहीं सकता, तो उसके अलग जगह पर बुला करके किया गया और स्पीकर को हटा दिया गया, किसी और को स्पीकर बनाया गया, उसके नेतृत्व में क्या किया गया। तो ये बहुत ही जो भी हुआ ये बहुत ही आपत्तिजनक था और इस पर सभी लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए था। तो वो उस समय ये हो गया, लेकिन खैर मामला चला गया कोर्ट में। जब कोर्ट में चला जाता है तो लोग कोर्ट के भरोसे छोड़ देते हैं। हमारे जैसे टिप्पणीकार हैं जो ये कह करके ये बहुत गलत हुआ, अपना चुप हो गए। लेकिन अब ये जो मामला सामने आ गया है इससे सभी लोगों को सीखना चाहिए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित मामला नहीं है, इस तरह के काम दूसरी पार्टियां भी करती है जब सत्ता में आ जाती है। तो ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, इसके तहत हम लोकतंत्र को संचालित करते हैं या संचालित हो रहा है लोकतंत्र, उसका सम्मान करना चाहिए। ये सबसे बड़ी सीख है। जहां तक इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट की बात है, तो हमें नहीं लगता कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉलोआउट होगा या इसके कारण डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इसमें जो विपक्षी है कांग्रेस है वो गेनर रही है। हंगामा तब होता है कि जब वो लूजर होती है, उसके बाद वो सरकार को तंग करती है अपनी बात को सामने रखने के लिए, लोगों को बतलाने के लिए। यहाँ पे चूंकि गेन हुआ है कांग्रेस का, कांग्रेस ज्यादा कुछ डिमांड करेगी, इस पर चर्चा करो, इस पर विचार करो, उसको एक करके ये मामला है जो वहीं तक सीमित हो जाएगा। तो हमें लगता है कि जो आपको लगता है ऐसा कोई राजनीतिक नफा नुकसान नहीं होगा इस टिप्पणी का, या कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा उसके सामने। ठीक, देखते हैं। थॉमस साहब, आप काफी लंबे समय बाद 2 महीने के अंदर आपको दूसरी बार जो है खुशी काफी मिल रही होगी। तमाम तरह की टिप्पणियां, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान भी हम सुबह से चला रहे हैं, सुन रहे हैं। कपिल सिब्बल का बयान भी हमने दिखाया। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, ये केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ी सीख है कि उन्होंने जो संविधान और जो लोकतंत्र है उसको जो कुचल करके अपना एक शासन कायम करने की जो कोशिश की है, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का ये केंद्र सरकार के मुंह पे एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज बहुत दूर तक जा रही है। दूसरा ये कि आप जब सुप्रीम कोर्ट की जब टिप्पणियां भी पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरे प्रोसीजर पे ही काफी बड़ा जजमेंट आया है, काफी लंबा जजमेंट है, तो उसको काफी कुछ पढ़ पाया। तब आप जब पढ़ेंगे तो इसमें प्रोसीजरल लैप्स उन्होंने कई गिनाए हैं, कई प्रोसीजरल लैप्स गिनाए हैं। और कहीं पर भी जो लेट डाउन प्रिंसिपल है, जो संविधान के अनुसार जो नियम या कानून बनाए गए हैं, उसका पालन कहीं नहीं किया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। तो ये अपने आप में भारत के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में आज एक स्वर्णिम दिवस है, जिसे सुनहरा दिवस कहा जाए, आज वो है। और केंद्र सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा सबक है कि आप कम से कम ये जो कृत्य आपने चालू किया है कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक सरकारों को जो गिराने का, वो बंद करे। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आपके लिए भी काफी मुश्किल होगा, आप बहुमत कैसे साबित करेंगे? मैं राम सागर जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नंबर्स हैं नहीं कांग्रेस के पास। अगर पहले जैसी स्थिति बहाल अगर होती है तो आप प्रूव कैसे करेंगे अपनी मेजॉरिटी? देखिए, कांग्रेस के पास पहले भी बहुमत है, अब भी रहेगा। अब ये फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए, बहुमत सिद्ध करने, ये बहुमत सिद्ध करने दीजिए, क्योंकि ये जो सरकार बनी उसने भी अपना बहुमत सिद्ध किया है। वहां पे फ्लोर पे जो है उसने नंबर दिखाए। देखिए, ये बहुमत कैसे सिद्ध हुआ, बहुमत कैसे सिद्ध हुआ? आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं पढ़ी कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है राज्यपाल का रहा। राज्यपाल ने राज्यपाल के पद की मर्यादा को पूरी तरीके से धूमिल कर दिया। नंबर्स पूरी तरीके से आएंगे, नंबर्स हमारे साथ है। अभी बहुमत वाले दिन आप देखिएगा पूर्ण बहुमत से आएंगे। चलिए, खैर उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बाकी एक्सपर्ट से ही पूछेंगे। राम सागर जी, 2 महीने के अंदर 2 ब्लेंडर, और निश्चित रूप से जो लोग आज के दिन आपकी पार्टी को जिन्होंने वोट दिया होगा उन्हें लग रहा होगा कि क्या कुछ कर रहे हैं आप। उत्तराखंड के अंदर, अरुणाचल के अंदर क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप इस तरह जो है सरकार गिराने की आप कोशिश कर रहे हैं? हाई कोर्ट से लेकर के उत्तराखंड के मामले में देखा सुप्रीम कोर्ट तक तमाम तरह की टिप्पणियां हुई, बड़ी फजियत हुई, और लगातार ये कहा जाता रहा आपके नेताओं की तरफ से, नहीं अब वो तो कांग्रेस के लोग टूट के आए और हम जो है अब अपनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन काफी फजियत हुई। अभी अरुणाचल के मामले में भी ऐसा हुआ। आपको नहीं लगता आप गलत मैसेज दे रहे हैं? लेकिन विपुल जी, अब मुझे पूरी बातों को रखने का समय जरूर देंगे। ये कांग्रेस के लिए जो कह रहे थे कि स्वर्णिम दिन आ गया, ये तो 4 दिन की इनकी चांदनी है, फिर अंधेरी रात होने वाली है, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी है नहीं। आज भी इनके जो पुराने
मुख्यमंत्री रहे हैं, वो आज भी असमंजस में थे। जब उनसे संख्या पूछा जा रहा था तो कह रहे थे कि अच्छा देखेंगे, कांग्रेस में बात करेंगे ऊपर, तब फिर वो नहीं है इनके पास। चूंकि उस समय भी जो प्रक्रिया और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो राज्यपाल के खिलाफ आदेश दिया गया है, न कि दूसरे प्रक्रिया के विषय में कहा गया है। ये स्पष्ट हो गया था, क्योंकि फ्लोट टेस्ट से ही साबित होता है कि किसके पास संख्या है और किसके पास अल्पमत में है। तो ये तो साबित हो गया उस समय कि कांग्रेस पार्टी उस समय अल्पमत में आ गई थी और ये लोग बहुमत में थे, जिनकी अभी सरकार है। और सरकार भी कांग्रेस की नहीं। एक बात आप जान ले कि जो कांग्रेस से रामसागर जी, मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाहूंगा। मुझे पूरा कर लेने दीजिए। इनका जो उत्तरांचल का भी मामला था, ये आपस के कांग्रेस का लड़ाई का मामला था। जो अभी अरुणाचल का मामला है वो भी इनके कांग्रेस के अंदर का डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर खत्म हो गया है। इसी का दुष्परिणाम सामने दिखाई पड़ रहा है। वहां के अरुणाचल के लोगों ने भी कहा कि हम लोगों को समय नहीं देते हैं, डिक्टेटरशिप चलाते हैं, इसलिए हम लोग बागी बने हैं। और उत्तरांचल के विधायकों ने भी यही बात कहा था। तो ये बार बार आरोप लग रहा है, तो ये बात इनको देखना चाहिए। यहां तो राजनीति होती है। अगर आप गलती करेंगे तो उसका लाभ दूसरे पार्टी के लोग उठाना चाहेंगे ही, उठाते ही है राजनीति में। और आपकी पार्टी उठाना चाहे ठीक है, लेकिन मेरा सवाल नहीं, हमारी पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी राजनीति में कहीं भी लोग लाभ उठाते हैं। आपने एक बात कही कि जो सवाल उठाए गए हैं वो राज्यपाल पर उठाए गए हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो सिर्फ केंद्र के इशारे पर ही काम करते हैं? नहीं, वो केंद्र के इशारे का बात नहीं है। उनको जो लगा, राज्यपाल को जो उस समय लगा होगा, और संख्या तो ये निश्चित रूप से था कि इनके पास संख्या बल नहीं था, ये तो राज्यपाल को वहां दिखाई पड़ रहा होगा और इस आधार पर वो निर्णय लिए होंगे और भेजे होंगे। आपने कहा कोई भी पार्टी होगी तो उसका फायदा वो उठाएगी। मेरा सवाल ये है कि जब आप फायदा उठा रहे होते हैं तो क्या जो प्रक्रिया है संवैधानिक, हमने तो वहां फायदा भी नहीं उठाया। हमारी पार्टी वहां सरकार नहीं बनाई। सुनिए, मेरा सरकार भी तो फिर कांग्रेस से जो स्प्लिंटर ग्रुप है उसी की सरकार है। सरकार में भागीदार है, सरकार उसी का है। सरकार में साझेदार में भागीदार नहीं है, हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं। भागीदार फायदा उठाने के लिए मैं केवल संवैधानिक प्रक्रिया को ताक पे रखा जाएगा। विपुल जी, मैं केवल रामसागर जी ने जो अभी उत्तर दिया, मैं केवल उसमें एक ही बात इनसे पूछना चाहूंगा। इन्होंने सारी जो गलती है, जो सारा ये जो गेम हुआ, उसका ठीकरा इन्होंने राज्यपाल के सर पे फोड़ दिया। नहीं, राज्यपाल के सर पे, कांग्रेस के सर पे फोड़ दिया कि राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी आई है। आप बोलने दीजिए, राज्यपाल के खिलाफ मैं एक चीज इनसे पूछना चाहता हूँ, आज जो सुप्रीम कोर्ट, क्या राज्यपाल कांग्रेसियों को राज्यपाल का जो, मैं आपके बयान पे पूछ रहा हूँ कि आपने जो बयान दिया कि कोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी की है, क्या कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आप वहां के राज्यपाल को बर्खास्त करेंगे? क्या आप वहां के राज्यपाल को हटाएंगे इस देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखने के लिए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। नहीं, राज्यपाल का हो सकता है कि जो तो आप उसको हटाएंगे कि नहीं? नहीं, वो जो आप हटाएंगे कि नहीं, आप ये बताइए। वो जजमेंट हो सकता है कि व्यक्ति का जजमेंट आप अनार्की फैलाना चाहते हैं देश में, आप लोग अनार्की फैलाना चाहते हैं। आप लोगों ने सत्ता की भूख में आप अंधा हो गए। कांग्रेस 115 बार राष्ट्रपति कोर्ट की टिप्पणी के बाद आप राज्यपाल को हटाएंगे कि नहीं, आप ये बताइए। लोकतांत्रिक परंपरा आपकी पार्टी में ही नहीं रह गया है। देश में क्या लाएंगे? इसका जवाब चाहिए होगा कि राज्यपाल को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। बहुत लंबे समय के बाद आपके सीताराम केसरी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए थे और आप लोग असंवैधानिक तरीके से सीताराम केसरी को आप लोगों ने बात करिए। कांग्रेस का ये परंपरा रहा है। आप राज्यपाल की बात करिए, आप उसको दोहरा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब इससे आगे की स्थिति पे बातचीत करना चाहेंगे। अभी जो नंबर्स हैं वो कांग्रेस के पास कम से कम कागजों पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो है, जो 19 बागी विधायक हैं, बीजेपी के पास 11 हैं, कुछ निर्दलीयों के समर्थन से ये सरकार बन गई। अब कांग्रेस के पास इस समय कुल 26 विधायक हैं, बहुमत साबित करने के लिए 31 चाहिए। आपको कैसे लग रहा है कि ये अब क्या सरकार बन पाएगी और आगे की स्थिति पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार तो अभी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया है तो वह सरकार तुकी की सरकार अस्तित्व में आ गई है जी। वो जो स्पीकर जो थे उस समय वो भी अस्तित्व में आ गए होंगे। तो अब हमें लगता है फिर वही होगा खेल शुरू कि कांग्रेस के जो ऑफिशियल लीडर हैं, उसका जो चीफ व्हिप है या कांग्रेस का जो नेता है विधानसभा में, तुकी साहब खुद
उधर से 19 बागियों के खिलाफ मामला ले जाया जाएगा स्पीकर के पास कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, दल बदल किया है, दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। फिर अगर वो सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, और हमें लगता है समाप्त कर ही दी जाएगी, क्योंकि डिफेक्शन तो उन्होंने किया ही है, और एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत 2/3 चाहिए संख्या बचने के लिए, तो उतनी संख्या इसके पास है नहीं, ये 50% से भी कम है, तो जाहिर है कि इनकी सदस्यता खत्म कर देंगे स्पीकर। तो इनकी सदस्यता खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर विधानसभा का सामना करेंगे। तो उसमें अगर 26 इनके पास बने रहते हैं, ये दावा कर रहे हैं 26 है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहे थे कि 26 से भी काफी घट गया। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कह रहे थे कि 26 है, यानी 26 नहीं 16 है। वो बोल रहे थे कि 16 अभी, ये 16 के साथ कैसे करेंगे। तो मान लिया कि अगर वो 9-19 की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है और इनके पास 16 ही बच जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी शेष 10 के साथ 16 से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि स्थिति अभी क्या है। जो इनके पास जो 26 थे बचे हुए उस समय, वो अभी भी बचे हुए हैं कि उसमें भी बहुत सारे लोगों ने फ्लोर को क्रॉस कर लिया है या क्रॉस करने वाले हैं। तो अभी ये इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि ये क्या हो सकता है। तो अनुमान लगाने के लिए हमें लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 2-3 दिन के बाद देखना पड़ेगा कि कौन से विधायक क्या स्टैंड ले रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्या ये अब जो स्थिति बन रही है, बीजेपी ने ये दावा उस समय भी किया था उत्तराखंड में कि उनके पास नंबर्स हैं और काफी लोग छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा हुआ नहीं। अब जो दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि 16-17 के आसपास का ये आंकड़ा निकल करके आ रहा है और 26 भी नहीं है, ये कहा जा रहा है, क्या आपको लग रहा है सरकार कांग्रेस की यहाँ पर भी उसी तरीके से बहाल होगी? देखिए, कांग्रेस की सरकार बहाल हो न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों हाथ उत्तराखंड में जला चुकी है। मुझे लगता है कि अगर उत्तराखंड से 1% भी इन्होंने कोई सीख ली होगी कि जिनको मिला कुछ नहीं और बदनामी पूरे मोहल्ले में इनकी हो गई है। दूसरी बात, जो इस फैसले में जो बार बार आज कपिल सिब्बल कह रहे थे कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, मैं समझता हूं इससे पहले भी फैसले आए हैं, लेकिन मुझे शायद लगता है नहीं, जो मैं जो बात समझ रहा हूं, पता नहीं लीगल कितनी है कि नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 15 दिसंबर को जो सरकार थी वो सरकार स्थापित होगी। तो क्या इस बीच में जो भी कुछ डिफेक्शन ये सब हुआ है, ये सब नल वाइट कहलाएगा? क्या इसका मतलब यह है कि जो सरकार अब तक चल रही थी वो अपनी जगह थी, लेकिन 15 तारीख की जो स्थिति थी, जो लोग चले गए थे, उनका जाना, उनका ज्वाइन करना, वो सब नल एंड वाइट कहलाएगा और सरकार स्थापित चुकी की होगी और उसके बाद फिर शक्ति परीक्षण होगा? मुझे इस चीज में थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं लीगल आदमी नहीं हूं, लेकिन जो बात जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब ने कही है कि जो 15 तारीख का सूरज था वैसे ही होगा, तो 15 तारीख की यथास्थिति तो ये थी कि ये तमाम सारे लोग कांग्रेस के हिस्से थे। 15 तारीख तक तो नहीं कुछ हुआ था। तो क्या ये बीच में जो लोग पार्टी छोड़ के गए फिर पार्टी ज्वाइन की, तो ये बागी होना या एंटी डिफेक्शन लगना, मुझे लगता है कि जो वो बात बता रहे हैं बड़े फैसले में कि ये ऐतिहासिक है, तो उस ऐतिहासिक के पीछे क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 15 तारीख को जो कांग्रेस की सरकार थी वो एज इट इज होगी और इस बीच में कौन पार्टी से गया कौन नहीं गया वो बात की बात होगी। ये मुझे है बड़ी चीज मुझे लगती है। पता नहीं लीगली मैं कितना ठीक हूं, लेकिन मुझे उस आज के फैसले में जो ऐतिहासिक लगता है वो यही है। नहीं तो इस देश में 100-125 बार जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां भी की हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इसके बाद कोई फर्दर ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे इसमें यह मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी जहां 45 मेंबर एमएलए हैं, जहां 80 एमएलए हैं, उन छोटे छोटे राज्यों की सरकार को वो गिराते हुए दिख रही है। ये मैसेज स्टैब्लिश ना हो, इससे पार्टी की तो बात छोड़िए, देश के अंदर भी गलत मैसेज जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगातार फेडरलिज्म की बात करते रहे, उसे मजबूत करने की बात करते रहे, और वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे 13 साल तक। तो ये मैसेज मोदी के खिलाफ ज्यादा जाएगा। ये बात अलग हो सकती है कि मोदी के जो नीचे के लोग हैं उन्होंने क्या राय दी, किस तरह राय दी, क्या मोदी को यह पता था या नहीं पता था, यह दूसरी बात है। लेकिन एक साथ साथ आज कपिल सिब्बल ने एक और बात उठाई है, वो भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि उनके पास वो सीडी है जिस सीडी में ये बात कही जा रही है कि इतने पैसे में तय हो गया है और मोदी जी से भी बात कर ली है। अगर ये सीडी है और ठीक है तो ये कहते हैं कि जैसे कहते हैं खाज हो जाना फिर उस पर कोड़ हो जाना, ये बीजेपी के लिए वो स्थिति होगी। तो बीजेपी इसको जितनी जल्दी जहां हो रोक ले और उससे आगे ना जाए, जिससे और फजीयत ना हो बीजेपी की, ये मुझे लगता है। चले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कोशिश करेंगे कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी बात करने की और समझने की, जो आपका सवाल है उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, चर्चा जारी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें कि उत्तराखंड, आपको बता दें उत्तराखंड के बाद अरुणाचल के अंदर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है और 15 दिसंबर के पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति बरकरार करने को कहा गया है। रामसागर जी, ब्रेक से पहले जो है तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार सीधे सवाल किए जा रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले पर राज्यपाल इस्तीफा देंगे अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है वो राज्यपाल के कामकाज करने को तरीके को लेकर के आई है। ये भी आरोप तमाम पार्टियों की तरफ से लगा कि केंद्र के इशारे पे राज्यपाल काम कर रहे हैं। तो क्या राज्यपाल इस पूरे मामले पर वो इस्तीफा देंगे या आप अपनी गलती मानेंगे? नहीं, केंद्र के इशारे पर काम करने का तो बात सरासर गलत है। इसलिए चूंकि देखिए, उनका राज्यपाल का एक चीज तो वो सही जजमेंट उनका था कि कांग्रेस बहुमत खो चुकी थी, इनके पास कांग्रेस के पास एमएलए का बहुमत था नहीं। ये तो साबित हुआ, चूंकि जो स्प्लिंटर ग्रुप था वो बहुमत साबित कर दिया फ्लोर पर। तो ये तो साबित हो रहा था कि कांग्रेस से टूट कर करके और कांग्रेस अल्पमत में चली गई थी। ये वहां का भी बात था। और उत्तरांचल में भी जब पूरा देखिएगा जोड़ करके 9 को जोड़ दीजिएगा तो अल्पमत में थी सरकार, रावत सरकार भी अल्पमत में थी और अरुणाचल सरकार भी अल्पमत में थी। एक सवाल ये अब ये कानूनी मुद्दा अलग है, लेकिन जो सही बात देखने को लगता है, परसेप्शन देखिएगा तो लगेगा कि अल्पमत में सही में अल्पमत में थी कांग्रेस। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी में बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो इतना इमेच्योर फैसला, इतनी जल्दबाजी में क्यों फैसला किया गया? इतने बड़े बड़े वकील हैं आपकी पार्टी में, किसी ने सलाह नहीं दी कि इसमें ये पेच है, ये जानकारी है? ठीक है, किसी लेमैन को हो सकता है जानकारी ना हो, लेकिन इतने वरिष्ठ वकीलों की पार्टी आपकी है, तमाम लोग मंत्री भी हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को इसके बारे में जानकारी ना हो? नहीं, निर्णय तो जो नीचे से राज्यपाल लिख करके देते हैं उसी पर निर्णय लेना होता है। ठीक, ये प्रक्रिया यही रही है। चलिए। तो राज्यपाल जो लिख करके दिए थे उस पर निर्णय लिया गया। थॉमस साहब, अब यहाँ से कहां, अब अरुणाचल में अब क्या रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि आज हम देख रहे थे तुकी साहब भी कुछ साफ बोलने को तैयार नहीं थे। आज उन्होंने मुलाकात भी की आपके सीनियर लीडर्स के साथ, लेकिन अब क्या आप लोग अपना बहुमत साबित करेंगे? कैसे साबित करेंगे? क्या स्ट्रेटजी होगी? बहुमत साबित होगा, पार्टी अपना बहुमत साबित करेगी और कांग्रेस की सरकार वहां पर चलेगी। लेकिन ये फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है पूरे इस देश की लोकतंत्र और संविधान पे जो लगा है, उसका जवाब जो है देश अब केंद्र की सरकार से मांगेगी। अब इन्होंने, जैसे राम सागर जी जो कह रहे थे, इन्होंने बड़े भोलेपन से कह दिया कि राज्यपाल जो लिख के दे देता है उसको वो आगे बढ़ा देते हैं। तो क्या देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और जो पूरी कैबिनेट का एक फैसला होता है, क्या पूरी कैबिनेट ने आंख बंद करके राज्यपाल के फैसले को भेज दिया? अगर ऐसी बात है जो राम सागर जी कह रहे हैं, तो ये देश का संविधान वाकई में आज खतरे में कि एक राज्यपाल लिख के भेज दिया, उसके ऊपर देश के ना प्रधानमंत्री ने कोई चिंतन या अध्ययन किया, ना देश के, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के माननीय प्रवक्ता महोदय ने जो बात कही, मैं उसकी बात पे टिप्पणी कर रहा हूं कि ना देश के प्रधानमंत्री पे उस पर अध्ययन और चिंतन किया, ना देश के गृह मंत्री ने उस पर अध्ययन और चिंतन किया। वो सीलबंद लिफाफा आया, आपने उसको उठा के वैसे ही राष्ट्रपति शासन के लिए भेज दिया। मैं तो इस पूरे प्रकरण पे इतना कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री, माननीय राम सागर जी की बात भी, अगर यही प्रक्रिया अपनाई है कि देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी एवं देश के गृह मंत्री पूरे देश से माफी मांगे। आप तो जो बात कह रहे थे, आपके तो प्रधान, अरे मैंने आपको एक बात बताई, आप उसको जवाब दे। सुन लीजिए ना, मनमोहन सिंह के टाइम में जो बिहार में आपने कुकर्म आप किया अभी की बात बताइए कि जब राष्ट्रपति देश के बाहर थे तो रातों रात आपने मंगवा लिया था। अरे आप अभी कुकर्म आप याद कीजिए ना। अरे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं आप एनार्किस्ट हैं, आप फेडरलिज्म की बात मत करें, आप लोग एनार्किस्ट हैं। ठीक। पुष्पेंद्र जी, क्या आप ये मान के चलें कि अगला जो सत्र होने जा रहा है मानसून का, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, ये अब क्या इस हंगामे की भेंट चढ़ेगा? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया कि जीएसटी जो है इस सत्र में पास होगा, तो आपको लगता है पर्याप्त जो है मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है? जैसा हम देख रहे हैं पिछले कुछ सत्रों के दौरान जो है लगातार कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर हंगामा हुआ है, तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा
इससे आपको लगता है जीएसटी? दो चीजें हैं कि जो और मुद्दे होते हैं उसमें कोई ना कोई डिमांड की जाती है कि सरकार से ही डिमांड करने जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे में कोई डिमांड तो होगी नहीं कि केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार को घेरना, उसको एम्बेरेस करना और उसकी उस पूरी, जिसे कह सकते हैं कि तो जो भी कुछ वो अभी तक अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं उस पे पानी जरूर फिरेगा, लेकिन ये 1 या 2 दिन के बाद इस पे बहुत ज्यादा हंगामा होगा नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारे राज्यों का मामला है, वो तमाम जगह अलग अलग जगह चुनाव से लोग जीत के आए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, लिहाजा ये सरकार को घेरने तक, क्योंकि इसमें कोई डिमांड नहीं है इनकी सरकार से कि भाई राष्ट्रपति शासन वहां से हटाया जाए या लगाया जाए, पहले जैसा हुआ था मामला, अब तो कोर्ट से निर्णय आ गया है। अब इससे सरकार एम्बेरेस जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पे किस बात पे इस पे हंगामा करेगी। माफी जहां तक मांगने की बात है वो एक कही जाती है, कोई माफी नहीं मांगता है। क्या फखरुद्दीन को रात में उठा करके कहा कि इस पे साइन कर दो चपरासी की तरीके से? तो इस देश में बहुत सारी चीजें देखी गई हैं, ऐसी पहली बार इस देश में कोई इस तरीके से नहीं घटना हो रही है। हमने देखा एनटी रामाराव दिल्ली में आकर के परेड लेके घूम रहे थे, तो ये तमाम सारी चीजें हुई हैं। हाँ, एम्बेरेस सरकार को करा जा सकता है, घेरा जा सकता है, थोड़ा सरकार के अंदर जो स्टाइल था कि कहते आने के बाद जो 2-4 अचीवमेंट किए हैं इस दरमियान, उनको थोड़ा सा डाइल्यूट जरूर होगा, लेकिन जीएसटी वाले मामले को मैं मानता हूं कि इस मानसून सत्र तक उसमें सहमति बन चुकी होगी। उपेंद्र जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे मसले को लेकर के, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, ये मामला तो उठेगा संसद में, थोड़े बहुत लोग सरकार को देने की कोशिश करेंगे, उसको एम्ब्रेस करेंगे, कुछ मांग करेंगे कि इस पर सफाई दे, या राज्यपाल को हटाने की मांग कर सकते हैं कि राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए। लेकिन ये मामला इसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। भले अगर कोई और मामला आ जाए तो दूसरी बात है। हमें लग रहा है कि मानसून सत्र है जो पिछले 2-3 सत्रों की अपेक्षा बेहतर होगा और इसमें कुछ काम होगा। और जीएसटी की जहां तक बात है तो हमें लगता है जीएसटी भी इसमें पास हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले विषय पर जो है ये इनका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात ही साबित होगी, चूंकि ये बहुमत साबित फिर करने राम सागर तो कर ले। हम चीज को डिफ्यूज कर रहे हैं, आप खामखा अपनी पोजीशन खराब और कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर आप मान रहे हैं टिप्पणी के बाद इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक, और आप तब भी अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, मान लीजिए गलती हो गई। चलिए अगले विषय पर, कांग्रेस को खुश होने की बात नहीं है। अगले विषय पर जाते हैं, अगले विषय पर जाते हैं। और अगला विषय जुड़ा हुआ है कांग्रेस से ही, उत्तर प्रदेश चुनाव से। अब कांग्रेस ने कमान जो है सौंपी गई है राज बब्बर को। उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोगों को, आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी कुछ नए चेहरे आए हैं। क्या राज बब्बर वाकई में दिला पाएंगे कांग्रेस को सत्ता? इस पर जो है बातचीत करते हैं। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, जरा सुनते हैं। राज बब्बर ने आज मुलाकात भी की सोनिया गांधी, राहुल गांधी से, उसके बाद क्या कुछ कहा। मैं अपनी कांग्रेस मित्र का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश जैसी प्रदेश की अध्यक्ष की जिम्मेदारी नवाजी है। ये केवल मुझे नहीं बल्कि एक टीम को जिम्मेदारी दी है जो उत्तर प्रदेश में लूट तंत्र और उन्माद की राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्त करने का मिशन लेकर निकले हैं। हम आशीर्वाद लेकर, हम उत्तर प्रदेश की जनता जो जाति बिरादरी के नाम पर, धर्म मजहब के नाम पर जो राजनीति खेमों में अपने आप को घुटी हुई सी महसूस कर रही है, उस जनता के अधिकार की लड़ाई को हम लड़ेंगे। उससे पहले जरा बीजेपी की तरफ से बयान जो आया है वो भी सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा, बसपा और कांग्रेस एक कॉकटेल है। ये सब आपस में मिले हुए हैं। 10 साल तक यूपीए 1 और यूपीए 2 में जिस तरह से कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, उसमें सपा और बसपा का सहयोग लिया। उत्तर प्रदेश में सपा ने प्रदेश को लूटने का काम किया, उसमें कांग्रेस का सहयोग लिया। बसपा ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया, उसमें कांग्रेस का सहयोग लिया। और अब तो ये वोट बैंक की पराकाष्ठा है कि जो देश के प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े करने की बात जो व्यक्ति करता है, आज उसको भी कांग्रेस ने फ्रंट पर रखकर अपनी रणनीति बनाई है। इससे स्पष्टता है कि चुनाव उत्तर प्रदेश का विकास के मुद्दे पर लोग चाहते हो, लेकिन कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं, मैं सहयोगी कहूंगा सपा और बसपा को, कांग्रेस नहीं चाहती कि वहां विकास के मुद्दे पर चुनाव हो। कांग्रेस, चलिए बड़ा सवाल यही है कि क्या
लोकसभा चुनाव से पहले 12 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का दावा करने वाले राज बब्बर साहब, जिस तरीके की हालत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई, क्या उससे कुछ अलग कर पाएंगे? तमाम तरह के विवादों में रहे हैं राज बब्बर साहब। आपको बता दें, इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री का सीना नहीं 56 इंच का है, बल्कि उनका पेट 56 इंच का है। तो तमाम तरह की टिप्पणियां वो करते रहे हैं तमाम विवादों के बीच में। क्या कुछ वजह है उनको नियुक्त करने की? ये तमाम सवाल हम पूछते हैं, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछते हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, राज बब्बर को कमान देने से पहले तमाम नामों की चर्चा हो रही थी और कहीं पर भी किसी चर्चा में राज बब्बर का नाम शामिल नहीं था। ये सरप्राइज लगा आपको? और अगर ये सरप्राइज लगा तो कितना बड़ा आपको लगता है कि फैक्टर हो सकते हैं राज बब्बर? क्योंकि आज उपाध्यक्ष के तौर पे मसूद साहब को आगे किया गया, जिन्होंने की जिस तरीके की बोटी बोटी करने और तमाम तरह की टिप्पणियां दी, तो क्या ये स्पष्ट हो गया है कि अब जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में जो लोग विवादित बयान दे रहे हैं उनको, उनके चेहरे पर ही ये चुनाव या फिर उनकी स्ट्रेटजी पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अचंबा हुआ ना हो, खुद राज बब्बर को अचंबा हो गया कि उन्हें क्यों बनाया गया है। और जो दूसरा खिलाड़ी लाए हैं ये सहारनपुर से, जिनके विवाद को पूरे देश ने देखा और कांग्रेस पार्टी ने भी उस वक्त जो है उसको बहुत ज्यादा सराहा नहीं। ये बात अलग है कि राहुल गांधी वहां गए थे, एक रैली की और वो बराबर में खड़े हुए थे। लेकिन मुझे शायद, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, ये मेरे साथी अनिल जी बताएंगे, कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से सारे प्रधानमंत्री दिए, इंदिरा गांधी हुई, जो आपका आनंद भवन हुआ, जो सबसे बड़ा गढ़ है उनका, वो यही गढ़ है। इस प्रदेश की राजनीति में ये कहा जाता है कि इस प्रदेश की राजनीति से कांग्रेस चलती थी एक जमाने में। क्या कांग्रेस के अंदर इस तमाम सब विरोधाभास के बावजूद भी कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो दूसरी पार्टियों से होते हुए कांग्रेस पार्टी में पहुंचा हो? मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का कम से कम ऐसा बना हो जो जिसने जनता दल से शुरू की हो, वीपी सिंह के जमाने की राजनीति, फिर समाजवादी पार्टी में गया हो, फिर वहां से निकाला गया हो, फिर वो यहां आए। तो ये मुझे अपने आप में अचंभा नहीं लगता, बल्कि सरप्राइज लगता है। उनके बयान क्या थे वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब लोग बयान देते रहे वो अलग बात है। लेकिन 64 साल की उम्र में एक आदमी को आपने बनाया है और उसके बनाने के बाद जो तर्क आ रहे हैं, जो सूत्र अंदर की बात कह रहे हैं कि साहब वो ओबीसी हैं, तो इससे पहले ना तो राज बब्बर ने कभी क्लेम किया, ना ही किसी मीडिया वाले को पता है, ना आम जनता को पता है कि राज बब्बर ओबीसी हैं और ओबीसी होने की वजह से उनको बनाया गया। हमको याद है कि जिस वक्त उनको उत्तराखंड से भेजा गया और वहां से उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बनाया गया, तब भी यह जिक्र नहीं था। तो आज की डेट में जतिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो और वो प्रदीप हैं जो यहां मथुरा के एमएलए हैं, जो लगातार जीत रहे हैं, हर वहां से आदमी हार जाता है लेकिन वो जीत रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास, हमने जो पंजाब में फ्यास को देखा कि पहले एक कमलनाथ को भेजा, फिर उनको हटाया, फिर उसके बाद में शीला दीक्षित का नाम चल रहा था तो फिर वो भ्रष्टाचार की वजह से बैकफुट पे आए, फिर वहां कोई आशा देवी आई हैं जिन्होंने निराशा में बदल दिया है वहां की कांग्रेस को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में अपना जो मेन रूट का कांग्रेसी है उसका अकाल पड़ गया है? मैं नहीं जानता क्या होगा राजनीति में, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से एक पागल आदमी को, जो दंगाई था, जिसका रोल सबको पता है सहारनपुर में, जो भी समाजवादी पार्टी से आया, जिसने वो बयान दिया, वो किसी टेस्ट में नहीं है। मोदी से विरोध हो सकता है, सोनिया से विरोध हो सकता है, लेकिन जो बयान दिया था वो बहुत ही घटिया दर्जे का बयान था, उसको राजनीति में किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि एक तरफ राज बब्बर, दूसरी तरफ वो मंसूर साहब है या मसूद साहब है, ये लाने के बाद क्या मैसेज, वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ठीक, मैं इसका जवाब अनिल थॉमस जी से ही ले लेता हूं। अनिल थॉमस साहब, एक तो जो पुष्पेंद्र जी ने पूछा, क्या अकाल पड़ गया है कांग्रेस के पास नेताओं का, या फिर आपने ये सोचा नेताओं का, ये आयातित नेताओं की क्या मजबूरी है? जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपकी रणनीति या क्या फिर ये है कि अब इस समय ऐसा ना हो कि अगर प्रियंका गांधी को आगे किया जाए या किसी बड़े नेता को आगे किया जाए तो कम से कम हार का ठीकरा ऐसे आदमी के ऊपर फूटे कि जो कि पार्टी में पुराना नेता नहीं रहा है, उसका जनाधार कम ना हो। तो क्या ये आप पहले से ही मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आप हारने जा रहे हैं? और जो पुष्पेंद्र जी ने सवाल किया उसके भी जवाब। मैं पुष्पेंद्र जी से एक बात ये जानना चाहूंगा कि एक आदमी को कांग्रेसी कहने के लिए उसको कितने साल कांग्रेस में रहना चाहिए? नहीं, मैं और मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको पॉजिटिव वे में, आप उसको भी नेगेटिव में। मैं पॉजिटिव वे में ही आपका जवाब दे रहा हूं
वो सारा हिंदुस्तान का आदमी जो कांग्रेस को समर्थन करता है, मैं मेंबरशिप की भी बात नहीं करता हूं, जो कांग्रेस का समर्थन करता है, जो कांग्रेस का साथ देता है, उसको हम कांग्रेसी मानते हैं। ठीक। नंबर 2 जो आप पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि ये चुनाव हम महा सरकार बनाने की तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए राज बब्बर साहब को कमान दिया आपने। राज बब्बर आप आगे आपके देखिए ना कि अभी अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे नेतृत्व में क्या अगर रणनीति क्या है, देखिए रणनीति आपको आगे पता चलेगा। अगर आपने अगर दूसरी पार्टियों को, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी जो डिसीजन है वो बहुत कमजोर हो गया, उससे पार्टी नहीं उठ पाएगी, तो दूसरी पार्टियों को खुश होना चाहिए। दूसरी पार्टियों के माथे पे ये चिंता की लकीर क्यों है? अगर ये चिंता की लकीर है तो इसका नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो निर्णय लिया गया है वो बहुत से निर्णय लिया गया। आपकी जो पार्टी कांग्रेस वहां क्या कर पाएगी? राम सागर जी, आप अपनी राम सागर समय आपने भेजा है, इस विषय के लिए समय बहुत कम है, तो मैं बहुत छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा, टू द पॉइंट। राहुल प्रियंका को बचाने के लिए उसको बलि का बकरा राम सागर जी पूछने का काम मुझे ही करने दीजिए। थॉमस साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी जो बार बार गिरिराज सिंह के बयान से लेकर के तमाम लोगों के बयानों पर टिप्पणी करती है, उन्होंने मसूद को क्यों पार्टी में लिया सहारनपुर से, जो जिनके बयान को लेकर के उनकी चारों ओर निंदा हुई थी? क्या आप कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो गई है कि ऐसे व्यक्तियों को आप उपाध्यक्ष बनाए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए? नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। जो आपने मसूद जी के जो इमरान मसूद जी की जो आप बात कर रहे हैं, वो मसला कोर्ट में भी चला है, वो मसला भी कोर्ट में विचार कोर्ट की नहीं, कोर्ट में विचाराधीन है। तो कहां से टिप्पणी कर देंगे? जेल भी गया है वो। अरे मैं कह रहा हूँ कोई मसला कोर्ट में पेंडिंग है, उससे मैं कहां से टिप्पणी कर दूंगा? टिप्पणी किए कोर्ट में आपके कई मंत्रियों ने टिप्पणी की, आप उनको मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। आपके प्रधानमंत्री ने स्वयं किया था कि नहीं, ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आप उनके जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोर्ट में कोई मामला है, उस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं आप? चलिए ठीक है, उपेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो दो बड़े चेहरे सामने आए हैं, एक तो राज बब्बर और दूसरा ये मसूद साहब, इमरान मसूद साहब, इन दोनों लोगों पे आपकी टिप्पणी, और क्या ये वाकई में कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे, या आपको लगता है कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने ये दांव चला है, या ये नैया जो बची खुची है वो भी डुबोएंगे? अब ये पता नहीं, कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजिस्ट है उसको हायर कर रखा है उत्तर प्रदेश में। अब ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह स्ट्रेटजिस्ट की सलाह पर किया गया है कि कोई और दूसरे ने, कोई आगे हैं, या गुलाम नबी आजाद ने किया है, या कल चर्चा हो रही थी कि प्रियंका गांधी गई थी गुलाम नबी आजाद के पास, तो क्या पता है कहीं प्रियंका गांधी के दिमाग की तो उपज नहीं हो। इसलिए तो हमें लग रहा है कि हो सकता है इसमें ये फैक्टर ज्यादा मजबूत लग रहा है कि शायद प्रियंका गांधी को लग गया होगा। तो ये अगर वैसी बात है तो वास्तव में मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया है। उसे न देश के समाज की समझ है, न उसे देश की राजनीति की समझ है। ये दोनों जिसको समझ नहीं रहे तो क्या पार्टी को नेतृत्व दे सकता है और क्या देश को नेतृत्व दे सकता है। तो ये जो राज बब्बर का है, तो ये राज बब्बर है जो कभी संगठन के पद पर रहे ही नहीं। अगर किसी एक जिला का भी अध्यक्ष रहे हो उत्तर प्रदेश में, या किसी अन्य प्रदेश में, या ब्लॉक का अध्यक्ष रहे हो, या प्रदेश कमेटी में कभी जनरल सेक्रेटरी रहे हो, कभी उपाध्यक्ष रहे हो, कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हो, या कहीं भी किसी भी स्तर पर कांग्रेस संगठन से कब जुड़े रहे हैं? उपेंद्र जी को मैं ठीक करना चाहूंगा। हाँ, वो हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। वर्किंग कमेटी का मेंबर वो पद नहीं होता है। आपने जो उदाहरण दिए, मैं बोला बहुत सारी पार्टियों की है, पार्टी के पहले अक्षर की भी जानकारी नहीं है, वो भी बड़े पदों पे देखिए, वर्किंग कमेटी का मेंबर होना थोड़ा पद है। वो जनरल सेक्रेटरी पद हो सकता है, लेकिन वर्किंग कमेटी का मेंबर होना पद नहीं है। अरे वर्किंग कमेटी का मेंबर होना पद नहीं है, पद नहीं है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। आप सदस्य पद नहीं है, पद होता है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी। अरे पद वो होता है, संगठन का पद मतलब है कि एक संगठन के पद पर बैठ करके आपने नेतृत्व किया हुआ हो। जनरल सेक्रेटरी बन गए, आपको एनएसयूआई का मिला हो चार्ज, कभी या यूथ कांग्रेस का चार्ज मिला हो, और उसके बाद है कि आप संगठन के लोगों से इंटरेक्ट करने की क्षमता रखते हो। आपका उसके साथ कैसा लगा हुआ है, वो जो पद पर बैठता है वो जानता है कि हम कैसे लोगों से कम्युनिकेट करें, कब कम्युनिकेट करें, कैसे लोगों को चुने। तो हमें नहीं लगता कि ये कभी भी इस तरह के किसी सांगठनिक पद पर, जिसमें कि कार्यकर्ताओं से या अपने ऊपर के जो वर्कर्स होते हैं, क्या होते हैं ऑफिस बेयरर्स, या नीचे के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जिनके साथ लगातार इंटरेक्शन करना पड़ा हो, तो एक ऐसे अनुभवहीन आदमी को
आपने अध्यक्ष बना दिया। ऐसे तो बेहतर होते कि उनको आप मुख्यमंत्री का चेहरा ही बना करके पेश कर देते। मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने में उसको कोई समस्या नहीं होती, सिर्फ चेहरा के रूप में बना रहता है वो। लेकिन संगठन का काम दे करके कांग्रेस ने, हमें लगता है कि बड़ी भूल किया है। ये ऐसा ये साफ लग रहा है कि ये हारी हुई मानसिकता से ये कदम उठाएंगे। चल ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब वो ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी की उनकी कोई पहचान तो नहीं है। ओबीसी होना एक बात है और ओबीसी की पहचान होना दूसरी बात है। बीपी सिंह तो ओबीसी नहीं थे, लेकिन ओबीसी के नेता तो बीपी सिंह ही कहलाएंगे ना, कि राज बब्बर कहलाएंगे, जिनके बारे में अभी तक बहुत लोग समझते हैं। कोई समझता था कि दलित है, कोई समझ रहा है, समझता है कि मुस्लिम है। फिर है कि अगर आपने ओबीसी के लिए किया क्या है। अगर लालू यादव किसी राज बब्बर का हाथ खड़ा करके बोलते ये ओबीसी है, तो 1 लाख जो लोग उनके सामने रहता लालू यादव से, सब लोग तालियां बजाता है, क्योंकि लालू यादव का क्रेडेंशियल रहा ओबीसी को लेकर के। लेकिन वही काम अगर राहुल गांधी कहेंगे कि ये ओबीसी है, तो सब लोग एक दूसरे की तरफ मुंह देखेगा कि ये आदमी क्या कह रहा है। तो ये चलिए रामसागर जी, आखिरी टिप्पणी आपके लिए आपसे जानना चाहेंगे, और आप बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के, और बीजेपी के लिए ये गेम आसान हुआ है या फिर आपकी तरफ से जिस तरीके से चेहरे सामने आ रहे हैं, आपने मसूद के जवाब में राणा को खड़ा कर दिया, तो आप भी कांग्रेस के सिर्फ जवाब देने में लगे हुए हैं? विपुल जी, जब राजनीति के लोग बाजार के लोगों को स्ट्रेटजी मेकर बनाते हैं, प्रशांत किशोर को इन्होंने जब स्ट्रेटजी मेकर बनाया बाजार के लोगों को, तो ये गलतियां होनी ही थी। एक तरफ उसने ये तो राज बब्बर को खड़ा किया और बाजार के आदमी को लाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके प्रधानमंत्री मेरे साथ को ठीक करने वाले लोग थे। और एक तरफ ये बब्बर को खड़ा किए हैं और दूसरे तरफ गब्बर को खड़ा किए हैं। ये मसूद गब्बर को खड़ा किए हैं और इधर राज बब्बर को। ये दोनों का मिलन करा करके वहां ये देखिए, राहुल और प्रियंका के चेहरे को, इसके पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए इनको बलि का बकरा बनाया गया है राज बब्बर को। ये हारी हुई मानसिकता से वहां काम करेंगे और ये जानते हैं, हमारे देहात में कहावत है कि मुंह मुरैया लोढ़ा हुई है। ये कितना मोटा हो पाएंगे बेचारे? 23 से 25 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, या हो सकता है 15 पर भी अटक जाए। चलिए, अब ये तो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का। मानसिकता का परिचायक है। राज दिला पाते हैं कांग्रेस को या नहीं, नजर हमारी रहेगी इससे जुड़ी तमाम खबरों पर भी। आप जैन टीवी पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, उपेंद्र जी, थॉमस जी और रामसागर जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।